हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे इस चैनल पर मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में हम हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, उसको शुरू किया हुआ है। सेकंड चैप्टर, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड। और इसके ऊपर भी हमारे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं इसके पार्ट 3 में कौन कौन से नए टाइप के सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बन सकते हैं और उनको हम कैसे बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसको खत्म कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। तो देखते हैं इसमें और किस टाइप के आगे सम बन सकते हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट सम है ए बी और सी की वार्षिक आय, ए बी सी की वार्षिक आय, या हम कह सकते हैं वार्षिक आय या एनुअल इनकम। क्या कह सकते हैं? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम 1:3:7 के अनुपात में है, और ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए है। तो बी की एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय क्या है। देखो, हम इसने क्या कहा है, ए बी सी है, ए बी और सी, इनकी वार्षिक आय कितने अनुपात में है? 1:3 यानी कि 7। ये क्या है? हमारी इनकी अनुपात दिया हुआ है। इसने क्या कहा हुआ आगे? ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख रुपए। यहाँ पर ए और सी की कितनी वार्षिक आय कितनी है? 1 और 7। मतलब 1 और 7 कितनी होती है? टोटल 8। यानी कि इसने इस 8 की वैल्यू कितनी दी हुआ है? 8 लाख। 8 की वैल्यू कितनी दी है? 8 लाख। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। देखो देखो, इसने क्या कहा है? एबीसी की वार्षिक आय इनकम की अनुपात कितना है? 1, 3 और 7। इसने जो जो कहा है वो लिखते चलो। पहले इसने ये का ये लिखा, उसके बाद ए सी की कुल वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख रुपए। लेकिन ए और सी की वार्षिक आय कितनी है? 1 और 7। 1 और 7 कितना होगा? 8। इसने क्या कहा है कि भाई 8 लाख रुपए है। यानी कि इस 8 की वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपए। इसने पूछा गया बी की एनुअल इनकम पूछी है। बी की एनुअल इनकम कितनी है? 3। यानी कि 1 की अगर 1 लाख रुपए वैल्यू है, 3 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 लाख। यानी कि बी की एनुअल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए। बी की एनुअल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ऐसे ही बड़े आसान मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा अगला सम किस टाइप का है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चनों का, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। और आगे देखते हैं कि और कैसे सम है। जैसे हमारा आज का सेकंड सम है, किसी स्कूल में किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और
और असफल, सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात, परीक्षार्थियों मतलब स्टूडेंट्स का अनुपात कितना है? 6:1। 6:1 है। यदि 9 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? कुल कितने थे? क्या हमको क्या फाइंड करना है? कुल परीक्षार्थी कितने या कुल स्टूडेंट्स कितने थे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको बड़ी आसानी से, बड़े आसान मेथड से, बिल्कुल इजी से कैसे सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं इसने क्या कहा है। किसी स्कूल में एक परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, एक सफल विद्यार्थी होते हैं और कुछ असफल विद्यार्थी होते हैं। सफल विद्यार्थी कौन से होते हैं? जो पास होते हैं, पास कह सकते हैं, सफल कह सकते हैं, उत्तीर्ण कह सकते हैं। और असफल विद्यार्थी कौन होते हैं? जो फेल होते हैं, यानी कि फेल यानी कि असफल। अभी क्या है, इसने सफल और असफल के बीच में कितने का अनुपात है? 6:1। 6 कितना है? 1। यदि 9 और विद्यार्थी परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:, अभी देखो इसने यहां तक बात की, हमने यहां तक लिख ली। इसके बाद देखते हैं इसने क्या कहा आगे। यदि 9 और विद्यार्थी परीक्षार्थी सफल हो जाते, परीक्षार्थी या विद्यार्थी एक ही बात है, तो अनुपात 9:1 होता। तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? इसने क्या कहा है, अगर सफल होते, यानी कि अगर 9 और विद्यार्थी सफल होते, यानी कि इसने क्या कहा है कि सिर्फ जो सफल होने वाले में है, अगर मान लो 10 सफल हुए हैं तो 9 और परीक्षार्थी सफल हो जाएंगे, यानी कि 19 सफल होंगे। लेकिन इसने सिर्फ इतना ही कहा है 9 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। क्या होता? 9:1। कितना अनुपात होता? 9:1। अभी देखो यहाँ पे कितना है, इसने ये बात किया लास्ट में। देखो पहले सफल विद्यार्थी कितने थे? रेशो में 6। अब कितने हैं? 9। प्लस कितने हुए हैं? 3। कितने प्लस हुए हैं? 3। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई परीक्षार्थी कितने और परीक्षार्थी सफल हुए हैं? कितने और परीक्षार्थी सफल हुए हैं? 9। हमारे इसने रेशो में कितना दिया हुआ? 3, यानी कि 3 है। जो 3 की वैल्यू कितनी है? 9। 9 कैसे? इसने बड़े कितने हैं यहाँ पर? कितने बड़े हैं? 3। यहाँ पर इसने कितने कहा है? 9। इन्हें कहा है 9 बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इसने कितने बढ़ाए हैं? 3। तो यानी कि इस 3 की वैल्यू इसने 9 दी हुई है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ से 3 इसके बाई में जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1 की वैल्यू अगर 3 आती है तो हमने पूछा है तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? कुल परीक्षार्थी कितने थे? 6+1। कितने? 6+1 यानी कि 7। कुल परीक्षार्थी शुरुआत में कितने थे? 7। 1 की वैल्यू अगर 3 है 1 की वैल्यू अगर 3 है, 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 21। यानी कि कुल परीक्षार्थी कितने थे? 21। कुल परीक्षार्थी कितने थे? 21। ठीक है, तो यहां से अपने कितनी वैल्यू आ गई?
21। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, किस टाइप का है। आज का थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याएं दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, हमको नहीं पता वो दो संख्या क्या है। दो संख्याओं संख्याओं दो संख्याओं के बीच अनुपात, दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। 4 अनुपात कितना है? 7 है। यदि प्रत्येक में चार की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। हमको क्या फाइंड करना है? तो बड़ी संख्या क्या है, हमको क्या फाइंड करना है? बड़ी संख्या क्या है क्या फाइंड करना है? बड़ी संख्या क्या है। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं बड़ी संख्या को। इसमें क्या है, कोई भी दो संख्या है, हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, हमको नहीं पता वो क्या संख्या है। इनके बीच में कितना अनुपात है? 4:7। कितना अनुपात है? 4:7। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। ये कब होगा? जब हर एक में +4 की वृद्धि होगी, यानी कि दोनों में, प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रत्येक का मतलब दोनों में कितने की वृद्धि होगी? 4 की वृद्धि। कितने की वृद्धि होगी? दोनों में +4 ठीक है, 4 की वृद्धि होगी। प्रत्येक में कितने की वृद्धि होगी? 4 की वृद्धि। तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। तो बड़ी संख्या क्या है, हमको क्या फाइंड करना है? बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ भी 4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये 4 की वृद्धि रेशो में नहीं हो रही। ये 4 की वृद्धि संख्या की वो वृद्धि करने में, इंक्रीज करने में हो रही है। यानी कि 4 एक संख्या है, 3 एक रेशो है, 3:5 का एक रेशो। अभी यहाँ पर जोड़ कितना है? यहाँ पर 7 और 4 11। यहाँ पर जोड़ कितना है? 8। अभी आप कहोगे कि भाई दोनों में 4 की वृद्धि होगी। देखो 4 इसमें बढ़ेंगे, 4 इसमें, तो ऐसे तो इनका जोड़ बढ़ना चाहिए, 11 और 8, यहाँ पर 19 होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक रेशो में है। रेशो में कुछ भी हो सकता है। रेशो में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। रेशो में जैसे एक संख्या मान लेते हैं 2:3 में है, 2 और 3 है। यहाँ पर अगर हम इसका अनुपात निकाल लें, 2 और 3 है, लेकिन अगर हम इनमें दो में अगर हम 2 जोड़ दें 4, अगर यहाँ हम इसमें 3 जोड़ दें 6, तो इनका अनुपात कितना आएगा? फिर से 2 और 3। हम ये थोड़ी कहेंगे 4 और 6 इनका अनुपात है, नहीं। रेशो में कटने के बाद कुछ भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई रेशो में अगर हम 4 बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेंगे, नहीं, वो घट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ तो 8 हो गया, तो यानी कि इसका मतलब घट गए। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 7 8 और 9 10। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं 9, यहाँ भी 2 जोड़ते हैं 9, यह 10 होगा। क्या इनके बीच कभी डिफरेंस, अगर इतने ही नंबर हम साथ में जोड़ रहे हैं,
उतने ही नंबर हम 8 में जोड़ रहे हैं। क्या इनका डिफरेंस कभी ऊपर नीचे होगा? जो शुरू में इनका डिफरेंस था, अगर हम 7 में 2 जोड़ रहे हैं और 2 ही 8 में जोड़ रहे हैं, 9, 8 और 2 10, पहले इनके बीच कितना डिफरेंस था? 7 और 8 के में 1, लेकिन अब 2 2 जोड़ने के बाद कितना डिफरेंस है? 1 1 है। कितना डिफरेंस है? 1 ही है। तब भी 9 और 10 में तो 1 ही डिफरेंस है। अभी हम देखते हैं कि भाई 4 और 7 है जो, इसमें हर एक में 4 4 की वृद्धि कर दी जाती है, तो अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाता है। यहां पर डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है? 3। यहां पर डिफरेंस कितना है? यहां पर कितना डिफरेंस है? 2। देखो हर एक में 4 4 जोड़ा है, मतलब डिफरेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। डिफरेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी 4 जोड़ा है, इसमें भी 4 जोड़ा है, डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस डिफरेंट है। तो इसको करते हैं, डिफरेंस सेम बनाने के लिए हम इसके ऊपर नीचे यहाँ से 2 गुणे के साथ गुणा करते हैं, यहाँ 3 के साथ। तो यहाँ 2 के साथ गुणा करेंगे, क्या होगा? 8 अनुपात 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। यहाँ क्या होगा? 3 3 9 और 5 3 15, 9 अनुपात 15। अभी देखो यहां पर कितना था? 14 और 8 22, यहाँ 15 और 9 24। कितने का इंक्रीज हुआ है? कितने कितने की वो बढ़ा? कितना है? 2। लेकिन असलियत में हमारी वैल्यू कितनी बड़ी है? असलियत में वैल्यू कितनी बड़ी है? 4। एक में प्रत्येक में 4 है, तो दोनों में 4, इसमें 4, इसमें कितनी बड़ी है? 8। देखो यहाँ भी डिफरेंस अब 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस क्यों? क्योंकि देखो कोई भी दो नंबर अगर हम दोनों में 4 4 जोड़ते हैं, उसके बाद कहीं भी कुछ भी है, तो डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ 2, आपको इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस एक जैसा करना पड़ेगा, जैसे 6 और 6। फिर उसके बाद इनका जोड़ कितना है? 22, इनका कितना है? 24। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2 का। लेकिन इसने इंक्रीमेंट कितने का है? प्रत्येक में 4 है, तो दोनों में इंक्रीमेंट कितने का होगा? 8 का। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 8। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसने हमसे बड़ी वैल्यू पूछी है। बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है? ऊपर वाले में 14 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 14 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? यहां से कितनी आएगी? 4। 14 की वैल्यू कितनी आएगी? 14 गुना 4, 14 की वैल्यू 14 गुना 4, 14 एकम 14, 14 यानी कि बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है? 56। बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है यहाँ पर? 56। इसके बाद देखते हैं हम एक और सम। तो इस टाइप के सवालों में अगर आपको ये, अगर हो सकता अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत है शुरुआत में समझने के लिए, ऐसे समूह को करने के लिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है जरूर, जैसे 7 और 8 है, अगर हम उतने ही नंबर 7 में जोड़ रहे हैं, जैसे 7 8 छोड़ते हैं और कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे और कोई भी नंबर, जैसे 12 20 ले लेते, 11 और 20 ले लेते हैं, उतने ही नंबर हम 11 में जोड़े, उतने ही नंबर हम 20 में जोड़े, तो क्या इनके बीच डिफरेंस का कभी बदलाव आएगा? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 9 का। अगर हम 11 में भी 20 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 31। अगर हम 20 में भी 20 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 40। डिफरेंस यहाँ भी कितना है? 9। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी दो संख्या है और दोनों में हम एक ही नंबर जोड़ रहे हैं, तो उनके डिफरेंस में कभी कोई चेंज नहीं आता। डिफरेंस में क्या नहीं आता? कभी कोई। कंडीशन क्या है? दोनों में एक ही नंबर जुड़ना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? एक ही नंबर जुड़ना चाहिए। जैसे यहाँ भी 20 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी 20, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों में 4 जुड़ रहे हैं, तो डिफरेंस उनका कभी अलग नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इसका और इनका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली आपसे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो दोबारा देखिए, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो हमने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है जल्द से जल्द क्या करवाया जाएगा? क्लियर करवाया जाएगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर आज हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7357043744।
इस पर आप मैसेज कीजिए। अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जल्द से जल्द आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। जैसे आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक परिवार की इनकम या आय और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यय, यानी कि खर्च व्यय का अनुपात 10 अनुपात कितना है, 7 है। यदि उस परिवार का व्यय, या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 10,500 रुपीज हो तो बचत कितनी है। हमको क्या बताना है, बचत कितनी है। एक परिवार है, उसकी एक तरफ लिखते हैं हम इनकम, एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, इनकम, एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में अनुपात कितना है, इनकम और एक्सपेंडिचर में 10:7। इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना अनुपात है, 10:7। इसके बाद ठीक है, इसने आगे क्या कहा है, यदि उस परिवार का व्यय एक्सपेंडिचर 10,500 रुपए हो तो बचत कितनी है। सबसे पहले यहां तक देखो, इसने क्या कहा है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो, यानी कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 10,500, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना है, 7, यानी कि 7 की वैल्यू दी गई है इसने कितनी, 10,500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,500 बटे 7। अगर हम इसको काटते हैं, 7 का मान 7, 7 5 35, 1500। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। अभी देखते हैं हमको क्या निकालना है, बचत कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एक बार बचत आपको सभी को पता होगा कि भाई बचत कैसे निकालते हैं। हम सब लगभग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सभी को ये पता होता है कि भाई बचत कैसे होती है। बचत कैसे होती है, इनकम में से खर्चा निकाल देते हैं। अगर हम आय में से आय माइनस व्यय कर देते हैं तो हमारी वो क्या होती है, बचत। आय मतलब बचत क्या होती है, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। बचत हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। बचत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेविंग्स सेविंग कैसे फाइंड करते हैं, इनकम में से देखो, अगर किसी परिवार की आय 10,000 रुपए है और उसका खर्चा 8,000 रुपए है, एक परिवार की इनकम है 10,000 लेकिन उसका खर्चा 8,000 है, तो उसकी बचत कितनी आएगी, 2,000। कैसे, 10,000 माइनस 8,000। देखो इनकम माइनस खर्चा तो कितनी आएगी, बचत। ठीक है, बचत कितनी आएगी इसकी, ऐसे 2,000। सबसे पहले इसने हमसे बचत पूछी है, बचत कैसे निकालने की। हमको एक्सपेंडिचर भी पता होना चाहिए और इनकम भी पता होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर तो पता है 10,500 है, इनकम कैसे निकाल लेंगे, एक 7 की वैल्यू 10,500, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1,500, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। एक की वैल्यू अगर 1,500 है, इनकम कितनी है अपनी 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। तो अभी बचत कैसे होएगी, बचत 15,000 माइनस
10,500। बचत कितनी आ गई? 4500। यानी कि हमारी बचत कितनी आ गई? 4500। उस परिवार की बचत कितनी है? 4500। हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस टाइप के सम हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ अभी जो नेक्स्ट टाइप के सम अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम इतने ही सम रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको क्या करना है? कमेंट में जवाब देना है। तो आज हम थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन देंगे ताकि आपका थोड़ा सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में और आप जल्द से जल्द उसे सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन को, किसी का आंसर नहीं आया तो उसको सोल्व कराएंगे। जैसे आज हमारी क्लास का 6th क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या है? ए और बी, ए और बी के पास 2:1, 2:1 के अनुपात में धन है। के अनुपात में क्या है? धन। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो ए क्या देता है? बी को 2। यह धन, तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में रह जाता है। 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में दोनों के पास कितना कितना धन था? दोनों के पास कितना कितना धन था? कितना कितना धन था? आपको इस क्वेश्चन का जवाब क्या देना है? कमेंट में। इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना आपको? कमेंट में। एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में दोनों के पास कितना कितना धन था, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है भाई? शुरुआत में ए और बी के पास अलग अलग कितना कितना धन था, यानी कि ए के पास कितना धन था और बी के पास कितना धन था। आपको ये फाइंड करना है भी शुरुआत में ए और बी के पास कितना कितना धन था। आपके लिए इस क्वेश्चन में हिंट कहां पर है? इस लाइन के अंदर आपको इस क्वेश्चन में क्या है? आपको हिंट। यदि ए बी को दो रुपीज दे देता है तो उनके पास 1:1 के अनुपात में धन हो जाता है। तो उनके पास 1:1 के अनुपात में यहाँ पर धन आएगा, धन हो जाता है। प्रारंभ में दोनों के पास कितना कितना धन था। इसका आपको क्या देना है? कमेंट में जवाब। इसका आपको क्या देना है? कमेंट में जवाब। और आपको कोई भी मैथ में किसी भी चैप्टर से कहीं से भी, चाहे अलजेब्रा हो, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, उसके अलावा भी ज्योमेट्री, कोई सी भी कहां से भी दिक्कत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए। जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से बेस्ट मेथड से क्लियर करवाया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स।